नमस्कार, मैं राहुल माहेश्वरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टीचर में। मेज़रमेंट का हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था, मेज़रमेंट का सेकंड पार्ट हम आज कंटिन्यू करेंगे। नंबर सिस्टम आपका टॉपिक पहले ही पूरा हो चुका है। अगर आपने वो की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चैनल पर जाकर सारी वीडियोज़ वॉच कर सकते हैं। तो आप देखते हैं कि मेज़रमेंट में मैंने लास्ट क्लास में आपको यूनिट्स का कन्वर्जन सिखाया था कि यूनिट्स किस तरह से कन्वर्ट की जाती हैं। किलोग्राम को ग्राम में, किलोमीटर को मीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, इस तरह से मैंने आपको सिखाया था। कुछ और इम्पॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिनकी लिस्ट मैंने यहाँ पर बनाई हुई है आपके सामने। इन इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को आपको याद रखना है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और इनका सिर्फ एक ही तरीका है क्वेश्चंस को करने का कि इस लिस्ट को आपको याद रखना है। बहुत आसान है, कुछ भी नया नहीं है, ये सारी चीज़ें आप पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा आपके माइंड से स्लिप हो गया होगा। तो अगर आप इसे 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो ये लिस्ट आपको आसानी से याद हो जाएगी। फर्स्ट है 1 इंच इज इक्वल टू 2.75 सेंटीमीटर। मीन्स आपके 1 इंच में 2.75 सेंटीमीटर होते हैं। आपका जो स्केल होता है, छोटा वाला स्केल, वो 15 सेंटीमीटर का होता है। 15 सेंटीमीटर, और अगर उसमें इंच आप देखें तो 6 इंच होते हैं। तो जब आप 15 को 6 से डिवाइड करते हैं तो अप्रोक्सीमेट यही वैल्यू आपकी आती है। तो 1 इंच में होता है आपका 2.75 सेंटीमीटर। 1 किलोग्राम में, ग्राम तो आपने पढ़ लिया है। जब आप ऊन खरीदने जाते हैं, वुलन ऊन का गुल्ला खरीदने जाते हैं, तो वो आपको पाउंड में मिलता है। लेकिन वो आपको बोलता है क्या है शॉपकीपर कि ये लो बहन जी आधा किलो ऊन। तो बहन जी आधा किलो ऊन नहीं होती, वो आपको कितनी होती है, वो 1 किलो में आपका 0.4535 पाउंड होता है। 0.4535 पाउंड, और 1 पाउंड में होता है आपका 453 ग्राम। अगर वो आपको कहता है कि ये लो बहन जी आधा किलो ऊन, इसका आधा किलो का मतलब होता है 500 ग्राम, लेकिन वो आपको 500 ग्राम ऊन नहीं देता, वो 1 पाउंड ऊन देता है और उसका मतलब होता है 453 ग्राम। तो समझ गए आप? क्लियर होगा आपको? 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, सबको पता है। ये इंपॉर्टेंट है। 1 फुट, फुट को कई जगह फीट भी लिखा हुआ होता है, FWT फुट या फिर FWT फीट। ये पैर वाला फुट या फीट नहीं है, ये नापने वाला फुट है। 1 फुट इतना 12 इंच का, तो 12 इंचेस होते हैं और 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। 1 यार्ड में आपका 0.9144 मीटर होते हैं। यार्ड आपका इस तरह से, आप ऐसे इस तरह से नापते हैं कि 1 यार्ड। जो मीटर रस्सी वाला, जब आपको उसके पास मीटर नहीं होता तो वैसे यार्ड में नाप के देता है आपको रस्सी, ठीक। तो 1 यार्ड में कितना होता है? 0.9144 मीटर, 1 मीटर से थोड़ा सा कम। 1 माइल में आपके होते हैं 1.609 किलोमीटर। कभी आपको बताया जाता है कि 1 मील में 1.5 किलोमीटर होता है, ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्ट 1.5 किलोमीटर नहीं होता, उसी मील को माइल बोला जाता है। 1 माइल में 1.609 किलोमीटर होता है। अगर पॉइंट रिमूव कर दें तो 1609 मीटर हो जाएगा। क्लियर? 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं, ये पता है आपको। 2 इम्पॉर्टेंट और हैं। 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। 1 टन में 10 क्विंटल, राइट। 1 डजन में 12 आर्टिकल्स होते हैं, ये भी आपको पता है। तो इस लिस्ट को एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। एक बार रिवाइज करने से आपको ये लिस्ट याद हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्ट कि 7 पाउंड में कितने ग्राम होंगे, तो आप क्या करेंगे? 7 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट। इस तरह के आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद यूनिट कन्वर्जन के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, उसमें से 2 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखे हैं। अक्सर रुपीज़ और पैसे वाले क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाते हैं, उनको एडिशन करा लिया जाता है या सब्ट्रैक्शन करा लिया जाता है। एक क्वेश्चन मैंने रुपीज़ पैसे वाला आपके सामने लिखा है, 97 रुपीज़ 9 पैसे माइनस 48 रुपीज़ 98 पैसे। इस क्वेश्चन को अक्सर कैंडिडेट्स गलत कर देते हैं। वो गलत कैसे करते हैं? इस क्वेश्चन को वो नोट करते हैं कुछ इस तरह से, 97 और पैसे की जगह लिखते हैं 9, 48 और पैसे की जगह लिखते हैं 98। वो देखते हैं कि यहाँ 9 सिंगल डिजिट है और इसके आगे 0 बढ़ा लेते हैं और फिर इसको कर देते हैं माइनस, जबकि ये तरीका आपका बिल्कुल ही गलत है, ठीक। आपके सामने लिखा हुआ है 97 रुपीज़ 9 पैसे, लेकिन अगर आपने इसके आगे 0 बढ़ाया तो इसका मतलब हो गया 97 रुपीज़ 90 पैसे। समझ आया आपको? क्योंकि
1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं। तो 2 डिजिट तक तो पैसे रहता है, 3rd डिजिट में जैसे ही पहुंचता है तो वो जंप करके रुपीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह से, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, आप इसे देख लीजिए। एक साइड लिखा आपने रुपीज़, एक साइड लिखा आपने पैसे। 97 रुपीज़ हैं और 9 पैसे हैं। 9 पैसे को आप लिखेंगे 09 पैसे, राइट। 48 रुपीज़ हैं और 98 पैसे हैं। 98 पैसे को आप 98 पैसे ही लिखेंगे। अगर कहीं आपके सामने 3 डिजिट्स होती हैं, सपोज़ कीजिए आपके सामने 98 पैसे की जगह 198 पैसे रख देते हैं, तो इसका मतलब होता है 1 रुपीज़ और 98 पैसे, क्योंकि 198 पैसे में से तो 100 पैसे निकल कर पहुँच गए 1 रुपीज़ में। 100 पैसे को ही तो 1 रुपीज़ बोलते हैं, जो बचे 98 पैसे वो पैसे में रहेंगे। इसीलिए पैसे सिर्फ 2 डिजिट तक हो सकते हैं, 3rd डिजिट जैसे ही इसमें बनेगी वो रुपीज़ में पहुंच जाएगी। अब आपको क्लियर होगा कि ये 9 पैसे इस तरह से लिखा जाएगा, ना कि 90 पैसे। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे इजीली और आपका आंसर आ जाएगा। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 1, 0 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इधर से लेंगे कैरी। 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से बचेगा 1, यहाँ बचा 6, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 8, यहाँ बचा 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया तो इसका मतलब 48 रुपीज़ और 11 पैसे, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो आपको गलती नहीं करनी है इस तरह के क्वेश्चन में, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं ये। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन में गलती करेंगे तो आपके मार्क्स बहुत कम होते चले जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप? जी हाँ, तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट। मैंने आपको किलोमीटर और मीटर का कन्वर्जन बताया था। मैंने आपको किलोमीटर और मीटर का कन्वर्जन बताया था, उसमें एक क्वेश्चन कभी इस तरह से भी पूछ लिया जाता है जिसमें 10 रेज़ टू द पावर की फॉर्म में आंसर दे दिए जाते हैं, और इतने कंफ्यूजिंग होते हैं ये आंसर कि देखकर एक बार दिमाग ही घूम जाता है कि इसमें कौन सा आंसर होगा, तो सारे एक जैसे लग रहे हैं। तो मैं आपको इसे बहुत आसानी से सॉल्व करना सिखा देता हूँ, किस तरह से इसे सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, आप वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। आप देख पा रहे हैं कि ये बड़े से नंबर को जो मीटर में है इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। कितना है ये? 5,68,938 मीटर। इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में। आपको पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, लेकिन 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? तो 1000 से डिवाइड करना पड़ता है आपको। इट मीन्स इसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 5,6,8,938 इसको आप डिवाइड कर देंगे 1000 से। तो कितने डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा आपका? 3 डिजिट से पहले, मतलब यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 568.938 किलोमीटर। ये मीटर को किलोमीटर में आपने कन्वर्ट कर लिया, लेकिन आप देखते हैं कि आंसर में 3 ऑप्शन 10 रेज़ टू दी पावर की फॉर्म में दिए हैं। ये 10 रेज़ टू दी पावर 3, 10 रेज़ टू दी पावर 2, 10 रेज़ टू दी पावर 4। सिर्फ सिंगल ऑप्शन दिया हुआ है जो 10 रेज़ टू दी पावर में नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन हमारा मैच नहीं कर रहा। जब मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। अब आपको क्या करना है कि इसको 10 रेज़ टू दी पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, अगर आप इस डेसिमल को एक डिजिट पहले लेकर आते हैं, इसका मतलब ये है कि आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 5,6,8,938 इंटू 1 मैंने क्यों लिखा है आपको अभी समझ में आएगा। ये डेसिमल है आपका 3 डिजिट से पहले, 1 2 3। जैसे जैसे आप डेसिमल एक डिजिट इधर खिसकाते जाएंगे, मीन्स पीछे की तरफ या फिर लेफ्ट साइड में, तो वैसे वैसे आप यहाँ पर एक एक जीरो बढ़ाते जाएंगे। अगर आपने एक डिजिट डेसिमल यहाँ खिसकाया इस जगह, तो आपको यहाँ बढ़ाना पड़ेगा 0। क्या 56 पॉइंट कुछ दिया हुआ है? 56.8938 दिया है, लेकिन 10 रेज़ टू दी पावर 4 दी है, लेकिन यहाँ पर 10 रेज़ टू दी पावर 1 है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। अगर डेसिमल आप एक डिजिट और इधर ले लेते हैं तो यहाँ पर एक जीरो और बढ़ाना पड़ेगा। इट मीन्स 5.68,938 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3 दी है, लेकिन आप 100 को किस तरह से लिखते हैं? 10 रेज़ टू दी पावर 2 लिखते हैं। 10 इंटू 10 तभी 100 आता है ना। अगर 10 इंटू 10 इंटू 10 कर देंगे तो 1000 आ जाएगा, और डेसिमल यहाँ पर एक डिजिट के बाद आ जाएगा। तो आप देखते हैं कि 4th ऑप्शन आपका इससे पूरी तरह से मैच कर रहा है। 5.68938 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 2,
फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट्स गलती कर सकते हैं इस चीज़ में, शायद ये देखकर उन्होंने देखा कि 4 डिजिट से पहले पॉइंट आ गया, 1 2 3 4, यहाँ पर कहीं पॉइंट दिया हुआ नहीं है, उन्होंने देखा 4 डिजिट से पहले पॉइंट आ गया इसलिए 10⁴ कर दी, तो आपका ये आंसर रॉन्ग है। समझ गए आप? ये ऑप्शन भी आपका मैच नहीं कर रहा, आपका सिर्फ एक ही आंसर करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरह से इसको 10⁻⁴ की फॉर्म में फाइंड आउट किया है। क्लियर? इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्लॉक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लॉक। घड़ी की सुइयों के बारे में आपको पता होगा। क्लॉक मेजरमेंट का ही एक पार्ट है। तो सबसे पहले क्लॉक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो डे, आवर्स, सेकंड या मिनट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो आपको सबसे पहले डे, आवर्स और मिनट का पूरी तरह से पता होना चाहिए कि वन डे में कितने मिनट होते हैं, कितने आवर होते हैं, कितने सेकंड होते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं आप? सबसे पहले आपको पता है कि वन डे में आपके 24 आवर्स होते हैं, 1 आवर में आपका 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होते हैं। यहाँ तक आपको पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि वन डे में कितने सेकंड होते हैं? अगर वन डे में आपसे सेकंड पूछा जाए, वन डे में कितने सेकंड होते हैं, तो आप कैसे बताएंगे कितने सेकंड होते हैं? आप देखते हैं कि वन डे में 24 आवर होते हैं, हर आवर में 60 मिनट होते हैं, हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, राइट? तो इनका आपको करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 2 12 और 2 14 0 इंटू 60। फिर से एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 4 24 और 2 26 का 6 कैरी 2, 6 1 6 और 1 सॉरी 2 8 0 0। 86,400 सेकेंड होते हैं आपके वन डे में। 86,400 सेकेंड होते हैं आपके वन डे में। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि 8 डेज़ में कितने सेकंड होते हैं, 8 डेज़ में। तो आप क्या करेंगे, इसका 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि 12 आवर्स में कितने सेकंड होंगे, तो 12 आवर्स में कितने सेकंड होंगे, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले 12 का 60 से, क्योंकि हर आवर में 60 मिनट होते हैं, और फिर एक बार फिर से 60 से, क्योंकि हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। जैसे मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 12 आवर्स में कितने सेकंड होंगे, तो आप क्या करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 60 से, क्योंकि हर आवर में 60 मिनट होते हैं, फिर हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसके बाद जो सॉल्व होने के बाद आंसर आएगा वो आपके सेकंड हो जाएंगे, कितने सेकंड होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये आसान से क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद और किस तरह के क्वेश्चन क्लॉक में पूछे जाते हैं? क्लॉक टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चन सारे एग्ज़ाम्स के फेवरेट क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, या किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो। क्या है ये? एंगल बिटवीन आवर एंड एंड मिनट एंड। जो घंटे वाली सुई होती है और जो मिनट वाली सुई होती है, उनके बीच में कितना एंगल होता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक क्लॉक बनी हुई है, यहाँ होता है 12, यहाँ होता है 6, ये होता है 3 और ये होता है 9। 1 2 4 5 7 8 10 11। अगर ये आवर एंड है और ये मिनट एंड है, तो दो नंबर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो नंबर्स के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है। तो आपको पता है कि सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। और टोटल कितने नंबर होते हैं इस क्लॉक में, तो टोटल नंबर होते हैं 12। तो 12 से आप जब इसे डिवाइड करेंगे, 12 3 36 इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब हर दो नंबर के बीच में 30 डिग्री का एंगल होता है। 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा, 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा, किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा। तो ये बात आप नोट करके अपनी नोटबुक में लिख लीजिए कि किन्हीं भी दो नंबर के बीच में क्लॉक में 30 डिग्री का एंगल होता है। और अगर आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है, आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया होगा और ये पूछा जाएगा कि इस टाइम पर मिनट और आवर एंड के बीच
कितने डिग्री होंगे, एंगल कितने डिग्री का होगा, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला नोट करना होगा। फॉर्मूला आपका है (11/2 मिनट माइनस 30 आवर। इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किन्हीं भी दो नंबर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, अगर आपसे एंगल फाइंड कराया जाएगा तो आप एंगल आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे आपके सामने दो छोटे छोटे क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 8:40 PM पर एंगल कितना होगा, एंगल कितना होगा मिनट एंड आवर एंड के बीच में। घड़ी में मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितना एंगल होगा 8:40 पर। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू लिखनी है 11/2 मिनट। मिनट की जगह कितने मिनट है, 40 मिनट है, तो आपको 40 से करना है मल्टीप्लाई, माइनस 30 आवर कितने हैं आपके 8 से कर देना है मल्टीप्लाई। 2 से इसे जब कट करेंगे 2 2 ज़ा 4 और ये आ गया 20, 11 2 ज़ा 22, ये 220 हो गया, माइनस 8 3 ज़ा 24, ये 240 आ गया। आप देखते हैं कि आपका आंसर माइनस में आ रहा है। आपको साइन को इग्नोर करना है, साइन से कोई मतलब नहीं है, साइन को छोड़ दीजिए तो आपका एंगल आ जाएगा 20 डिग्री। मीन्स 8:40 पर, जब 8:40 का टाइम हो रहा होगा तो घंटे वाली सुई 8 पर होगी और मिनट वाली सुई यहाँ कहीं आ चुकी होगी। तो 8:40 पर, माफ़ कीजिएगा ये थोड़ा सा गलत बन गया, घंटे वाली सुई आपकी थोड़ी सी 8 से आगे निकल गई होगी और मिनट वाली सुई पूरी तरह से 8 पर होगी। तो ये जो बीच का एंगल बनेगा 8:40 पर जो बीच का एंगल बनेगा वो 20 डिग्री का एंगल होगा। समझ पाए आप? 8:40 पर घंटे और मिनट की सुई के बीच में 20 डिग्री का एंगल होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। (2:50 पर कितना एंगल होगा, 2:50 पर कितना एंगल होगा। तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 11/2 मिनट, मिनट की जगह आपको पुट करना होगा 50 माइनस 30 आवर, मतलब 30 × 2, क्योंकि 2 घंटे हो रहे हैं। इससे आप जब डिवाइड करते हैं 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 ज़ा 55 का 5 कैरी 5, 11 2 ज़ा 22 और 5 27 माइनस 32 ज़ा 60। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 215 डिग्री। 215 डिग्री का एंगल होगा घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 2:50 पर। किस तरह से बनेगा 2:50 पर, ये होगी घंटे वाली सुई, 2:50 हो रहे होंगे तो वो घंटे वाली सुई अप्रॉक्स 3 के आसपास होगी, 3 पर पहुंचने वाली होगी, और मिनट वाली सुई का एंगल है यहाँ, मतलब 10 पर है वो। तो ये जो इनके बीच का एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, तो ये होगा 215 डिग्री का एंगल, 215 डिग्री का एंगल। और कहीं आपसे अगर ये वाला ऊपर का एंगल पूछ लिया जाएगा तो आप क्या करेंगे, पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, 360 में से 215 डिग्री, 215 डिग्री को आप लेस कर देंगे, 360 में से 215 को आप लेस कर देंगे तो ये आपका बच जाएगा 5 4 1 145 डिग्री। मीन्स ऊपर का एंगल आपका होगा 145 डिग्री। आपने देखा कि इस फॉर्मूले की हेल्प से आप किसी भी एंगल को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी टाइम आपको दे दिया जाए, आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे मिनट और आवर की वैल्यू और आप एंगल फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। ये फेवरेट टाइप है किसी भी कमीशन का, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का। क्लॉक से जनरली इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और टाइप आता है, वो टाइप आपको मैं और कराता हूँ किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है क्लॉक से। नेक्स्ट आपका क्लॉक का टाइप है मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन। आप देखते हैं कि जब भी आप खुद को मिरर में देखते हैं, सपोज़ कीजिए आपके सामने मिरर लगा हुआ है, जब आप अपना राइट हैंड ऊपर करेंगे तो आपको मिरर में आपका लेफ्ट हैंड ऊपर उठता हुआ दिखेगा।
आप अपने राइट ईयर को देखेंगे तो आपको मिरर में आपका लेफ्ट ईयर दिखेगा। समझ पा रहे हैं आप? मतलब मिरर में हमेशा ही आपको उसका उल्टा दिखता है। तो क्या जो टाइम असल में क्लॉक में हो रहा होगा, आप उस टाइम को अगर मिरर में देखते हैं तो क्या वो आपको सही टाइम दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसी से क्वेश्चन रिलेट किए जाते हैं, इसी से क्वेश्चन फॉर्म किए जाते हैं। और किस तरह क्वेश्चन फॉर्म होता है? आपको क्वेश्चन दिया जाता है कुछ इस तरह से कि 3:30 पर मिरर में क्या टाइम हो रहा होगा। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए 11:60 से आप दिए हुए टाइम को माइनस कर देंगे, आपको एग्जैक्ट टाइम पता चल जाएगा। 60 मिनट होते हैं 1 आवर, लेकिन आप इसको पूरे 12 ना लिखकर जो आखिरी घंटा है, 11 घंटे के बाद जो आखिरी घंटा है उसको 60 मिनट लिख दीजिए। तो 11:60 मीन्स 12 बज रहे हैं आपके। आप 11:60 में से जो भी टाइम दिया होगा उसको आप जब माइनस कर देंगे तो आपको रियल टाइम पता चल जाएगा। क्वेश्चन आपके सामने है कि 3:30 पर मिरर इमेज अगर देखी जाए तो क्या टाइम हो रहा होगा। तो क्या टाइम हो रहा होगा, आप 3:30 इसमें से माइनस कर दीजिए 0, 6 में से 3 लेस किया 3, 11 में से 3 लेस किया 8। इसका मतलब 8:30 हो रहे होंगे। मिरर इमेज किस तरह से बनती है, जैसे आपके सामने ये 2 क्लॉक बनी हुई हैं, इसके बीच में एक मिरर रखा हुआ है, ये है 12, ये है 6, ये है 3 और ये है 9। 1 2 4 5 7 8 10 11। जब आप देखेंगे तो ये मिरर इमेज 3 जो आपका यहाँ दिख रहा है इस मिरर के पास में, ये 3 इधर ही आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। और ये जो 9 इधर है, ये 9 इधर पहुँच जाएगा, राइट। ये जो 1 है ये इधर और ये 2 कुछ इस तरह का बनेगा आपका, ठीक। आप समझ पा रहे हैं? आप लिख ऐसे ही लीजिए नंबर्स को सीधा। यहाँ आपका 6 रहेगा। जो नंबर्स आपके मिरर से दूर है वो नंबर्स आपके मिरर से दूर ही रहेंगे। जैसे ये 10 और 11 इस साइड आ जाएगा, 1 और 2 इस साइड आ जाएगा, 8 और 7 इस साइड आ जाएगा, 5 और 4 इस साइड आ जाएगा। ओह माफ़ कीजिए, ये नंबर इधर आ जाएंगे। 4 और 5 मिरर के पास में है तो 4 और 5 मिरर के पास में रहेंगे। 7 और 8 मिरर से दूर हैं तो 7 और 8 मिरर से दूर चले जाएंगे। इसका मतलब जो क्लॉक इस तरह से बनी हुई होती है वो मिरर में आपको कुछ इस तरह से उल्टी दिखती है। तो आपसे क्या पूछा गया था टाइम? 3:30। 3:30 कुछ इस तरह से टाइम हो रहा होगा। जो आपको मिरर में दिखेगा 8:30। समझ पाए आप? ऐसे टाइम दिखेगा जो कि एग्जैक्ट इसका उल्टा होगा। जब आप इसे इधर पलट देंगे तो ये 3:30 होगा। 11:60 में से आप कोई भी टाइम माइनस कर देंगे तो आपको उसकी मिरर इमेज पता चल जाएगी। और अगर आपको मिरर इमेज दी हुई है, सपोज कीजिए आपको 4:40 का टाइम दिया हुआ है और आपसे रियल टाइम पूछा है कि मिरर में 4:40 कोई घड़ी दिखाती है तो रियल टाइम कितना हो रहा होगा। तो आप फिर से क्या करेंगे, 11:60 में से 4:40 को माइनस कर देंगे 0 2 7:20 आपका रियल टाइम हो रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस ये आप सारे समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में पूछे जाते हैं, पिछले सालों में पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे सीटेट में भी, यूपी टेट में भी और स्टेट के जो टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी। इसके अलावा इस तरह के क्वेश्चन सुपर टेट में भी आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप छोड़िएगा मत बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कैलेंडर कंप्लीट करा दूंगा। कैलेंडर एक अच्छा टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं आपको कैलेंडर कंप्लीट करा दूंगा और जल्दी ही 1-2 वीडियो के अंदर मेजरमेंट का टॉपिक आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन कर लेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्री। तो बिल्कुल भी अपने आप को ढीला मत छोड़िएगा। सीटेट के लिए टाइम कम है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए। थैंक यू।